नमस्कार। चलिए आज भारत में ब्रिटिश कहानी के एक बहुत ही जरूरी मोड़ पर चलते हैं। साल 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब ये सिर्फ एक कानून नहीं था, नहीं, ये ब्रिटिश संसद की पहली बड़ी कोशिश थी। एक ऐसी कोशिश जो एक ट्रेडिंग कंपनी को कंट्रोल करने और शायद अनजाने में ही सही एक पूरे साम्राज्य की नींव रखने वाली थी। तो चलिए एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, क्या होता है जब कोई कंपनी जो सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए बनी हो, अचानक एक पूरा देश चलाने लग जाए? अजीब है ना? बस यही वो मुश्किल थी जिसका सामना ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार दोनों को 18वीं सदी के बीच में करना पड़ रहा। तो इस एक्ट को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1773 से पहले के माहौल में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो उथल-पुथल मची हुई थी, उसे समझना बहुत जरूरी है। सच कहें तो वो एक बड़े संकट का समय था। देखिए, कहानी में असल मोड़ आया 1757 में प्लासी की लड़ाई और फिर 1764 में बक्सर की लड़ाई के बाद। इन जीतों ने सब कुछ बदल दिया। ये बिल्कुल एक गेम चेंजर था। कंपनी जो अब तक सिर्फ मसाले और कपड़े बेच रही थी, वो अब सिर्फ एक व्यापारी नहीं रह गई थी, नहीं, वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर कब्जा करके एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर बन चुकी थी। और बस यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू हुई। सोचिए जरा, कंपनी का डीएनए तो एक ट्रेडर का था, उसका एक ही मकसद था, प्रॉफिट। लेकिन अब अचानक उसके कंधों पर एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू कलेक्शन और इतने बड़े इलाके पर शासन करने की जिम्मेदारी आ गई थी। ये एक तरह का आइडेंटिटी क्राइसिस था। और इन सब वजहों से लंदन में बैठे पार्लियामेंट में खतरे की घंटियां बजने लगी। एक तो कंपनी के अफसर भारत में जमकर भ्रष्टाचार कर रहे थे, दूसरा कंपनी खुद दिवालिया होने की हालत में पहुंच गई थी, और ऊपर से भारत से मिसमैनेजमेंट और ज्यादतियों की खबरें तो लगातार आ ही रही थी। तब ब्रिटिश सरकार को लगा कि भाई अब तो लगाम कसनी ही पड़ेगी। तो इस पूरे संकट को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने भारत में उनके शासन का रास्ता हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने तय किया कि अब वो सीधा दखल देंगे। और इसी दखल का नतीजा था रेगुलेटिंग एक्ट। ये कानून हिस्टोरिकल था। क्यों? क्योंकि ये पहली बार जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को रेगुलेट करने के लिए सीधे सीधे हस्तक्षेप किया था। ये वाकई एक बहुत बड़ा कदम था। तो सवाल ये है कि इस नए कानून में था क्या? चलिए इसके कुछ मेन प्रोविजंस को एक-एक करके देखते हैं और समझते हैं कि इन्हें कैसे काम करना था। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, इस एक्ट ने बंगाल के गवर्नर का पद बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया। ये ब्रिटिश इंडिया का सबसे बड़ा ऑफिसर होने वाला था। और पहले गवर्नर जनरल बने लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, जिन्हें 5 साल के लिए अपॉइंट किया गया। इसके पीछे का आइडिया सिंपल था, पावर को एक जगह सेंट्रलाइज करना। अब गवर्नर जनरल की मदद के लिए 4 मेंबर्स की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनाई गई। पर मजे की बात यह थी कि गवर्नर जनरल को मिलाकर हर सदस्य के पास सिर्फ एक वोट था, बस एक। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ था, सारे फैसले बहुमत से होंगे। गवर्नर जनरल के पास कोई वीटो पावर नहीं थी। मतलब अगर काउंसिल के 4 में से 3 लोग उसके खिलाफ हो गए तो वो कुछ नहीं कर सकता था, पूरी तरह पावरलेस। और यहीं इस एक्ट की सबसे बड़ी डिजाइन प्रॉब्लम छिपी हुई। इस एक्ट ने एक और बहुत जरूरी काम किया। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। ये कोर्ट 1774 में बना। इसके चीफ जस्टिस थे सर एलिजा इम्फे, और इसका काम था ब्रिटिश कानून को लागू करना। एक तरह से ये भारत में एक फॉर्मल ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम की शुरुआत थी। हाँ, और करप्शन को रोकने के लिए भी कुछ नियम बनाए गए, जैसे कंपनी के कर्मचारी अब अपना प्राइवेट बिजनेस नहीं कर सकते थे, रिश्वत या तोहफे लेने पर पाबंदी लगा दी गई। इसके अलावा मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को बंगाल के अंडर कर दिया गया। और हाँ, कंपनी के डायरेक्टर्स को अब अपनी हर एक्टिविटी की रिपोर्ट सीधे ब्रिटिश सरकार को देनी थी। तो कागज पर तो ये सब एक बहुत अच्छा सल्यूशन लग रहा था, है ना? लेकिन असलियत में ये एक्ट प्रॉब्लम से भरा हुआ था। चलिए अब इसकी सबसे बड़ी खामियों को देखते हैं। पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी गवर्नर जनरल बनाम उसकी अपनी काउंसिल। पावर का स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाया गया था कि टकराव तो होना ही था, ये तय था। और नतीजा ये हुआ कि बंगाल की सरकार एक तरह से पैरालाइज हो गई। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स और काउंसिल मेंबर फिलिप फ्रांसिस के बीच इतनी ज्यादा पॉलिटिकल लड़ाई चलती रहती थी कि कोई भी काम करना नामुमकिन सा हो गया था।
अरे बात इतनी ज्यादा बिगड़ गई थी कि 1780 में तो गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स और काउंसिल मेंबर फिलिप फ्रांसिस ने बाकायदा एक दूसरे से ड्यूअल यानी द्वंद्व युद्ध लड़ा। सोचिए, जब सरकार के टॉप लोग ही एक दूसरे पे गोली चलाने लगे तो आप समझ सकते हैं कि सिस्टम कितना फेल हो चुका था। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम थी सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच का टकराव। एक्ट में ये साफ साफ नहीं लिखा था कि कोर्ट की पावर कहाँ खत्म होती है और सरकार की कहाँ से शुरू होती है, और इसका नतीजा दोनों के बीच पावर को लेकर लगातार लड़ाई चलती रही। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद सवाल उठता है कि क्या ये एक्ट पूरी तरह से फेल था? वेल, बिल्कुल नहीं। चलिए इसकी लेगेसी यानी इसकी विरासत को देखते हैं, और ये भी कि इसके बाद क्या हुआ। देखिए, अपनी तमाम खामियों के बावजूद ये एक्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल माइलस्टोन था, एक मील का पत्थर। इसकी अहमियत इस बात में नहीं है कि इसने फौरन क्या हासिल किया, बल्कि इस बात में है कि इसने किस चीज की शुरुआत की। इस एक्ट की असली विरासत क्या थी? पहली बात, ये ब्रिटिश इंडिया में एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट बनाने की पहली कोशिश थी। दूसरी बात, इसने पहली बार ये माना कि कंपनी सिर्फ ट्रेडर नहीं, एक पॉलिटिकल पावर भी है। और सबसे जरूरी, इसने पार्लियामेंट्री कंट्रोल के आइडिया की नींव रखी, जिसने आगे का रास्ता बनाया। और हाँ, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। रेगुलेटिंग एक्ट की प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए 1781 में एक अमेंडिंग एक्ट आया, और फिर 1784 में आया पिट्स इंडिया एक्ट। इन कानूनों ने ओरिजिनल एक्ट की कई खामियों को दूर करने की कोशिश की। मतलब ये कंट्रोल करने के एक लंबे प्रोसेस की बस शुरुआत थी। तो आखिर में हम इसे कैसे याद रखें? क्या रेगुलेटिंग एक्ट एक बेकाबू हो चुकी कंपनी पर कंट्रोल करने की एक नाकाम कोशिश थी, या फिर ये अनजाने में भारत में ब्रिटिश एम्पायर की पहली संवैधानिक नींव थी? शायद जवाब ये है कि ये दोनों ही था।